मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टीम ज्योग्राफी आपके लिए एक बार फिर अपनी ज्योग्राफी की क्लास लेकर आपके सामने हैं और हमारे वही सामान्य निर्देश जिसको हम हर बार क्लास शुरू करने से पहले बताते हैं। यदि आपको ठीक से सुनाई या दिखाई ना दे रहा हो तो स्क्रीन को रिफ्रेश कर लें। अपनी क्लास को पूरी स्क्रीन पर देखें और जो वीडियो विंडो के नीचे दाएं कोने में जो स्क्वायर है इस पर क्लिक करके इसको बड़ा कर लें। और एक बात की विशेष रूप से हम हर बार बताते हैं, ध्यान रखें कि चैट बॉक्स में आप अनावश्यक बातें ना करें, केवल विषय से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं वही करें। बहुत सारे हमारे साथी चैट बॉक्स में हैं जो आपके क्वेश्चंस की रिप्लाई करेंगे और हमें आशा है कि आप इस बात का ध्यान रखेंगे। प्यारे बच्चों, कोविड-19 के दौर में हम हैं और ये अभी लड़ाई खत्म नहीं है। इसके लिए हमें उन सारे जो प्रावधान हैं जिनसे हम इससे बच सकते हैं उनको फॉलो करना है। ये हमारी जिम्मेदारी है। समाज एक अच्छे नागरिक होने के नाते, एक अच्छे स्टूडेंट्स होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसका पालन करें और इसमें सहयोग दें। हम जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क पहनकर निकलें और मास्क को भी हम प्रॉपर तरीके से पहनें, केवल दिखाने के लिए नहीं। हमें अपने बचाव के लिए इसका सही इस्तेमाल करना है। सार्वजनिक स्थानों पर हमें सामाजिक दूरी के नियम का पालन करना है और जैसे जहाँ पर भी आपको सुविधा उपलब्ध हो वहाँ पर अपने हाथ को धोना है, हाथों को और साफ-सफाई का ध्यान रखना है। तभी हम इस परेशानी से, इस महामारी से अपने आप को सुरक्षित बचा सकते हैं। प्यारे बच्चों, हम अपनी प्यारी दिल्ली को भी खूबसूरत बनाना चाहते हैं और इसको पर्यावरण को भी हम सुरक्षित रखना चाहते हैं। ये हमारी दिल्ली है, अपनी दिल्ली है और हम इसके नागरिक हैं, तो हमें इसके पर्यावरण का भी ध्यान रखना है। और सरकार की तरफ से एक कैंपेन चल रही है कि जैसे ही रेड लाइट ऑन हो तो आपको अपनी गाड़ी, अगर आप गाड़ी किसी वाहन का इस्तेमाल करते हैं तो उसे ऑफ कर देना चाहिए। इससे हम अपनी दिल्ली के 15 से 20% पॉल्यूशन को हम कम कर सकते हैं और अपने ईंधन के जो संसाधन उनकी भी बचत कर सकते हैं और एक अपने अच्छे नागरिक होने का दायित्व का निर्वाह कर सकते हैं। तो आशा है कि आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे और आज की जो हमारी क्लास है, इसमें अगर आपको कोई ऐसा तथ्य या कोई ऐसा ऐसा फैक्ट को मिलता है जो जो थोड़ा अ, रॉन्ग है या गलत है या कुछ तरह की आपको आशंका है, तो प्लीज़ आप उसको हमें ज़रूर बताएँ। अगली क्लास में हम उसको क्लियर कर देंगे, क्योंकि ये जब काम करते हैं तो मान में भी भूल हो सकती है और उसके लिए हम अगली क्लासों में इसको दूर कर देंगे, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। आज की जो हमारी क्लास का जो विषय रहेगा वो भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषण विकास, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी या भारत लोग और अर्थव्यवस्था, जो कक्षा 12th की पाठ्य पुस्तक है उसका चैप्टर 9 भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषण विकास है। इस पर आज हमारी चर्चा होगी क्लास में। इससे पहले कि मुझे आशा है कि आपको वो ध्यान होगा और आपके लालायित होंगे आप भारत दर्शन की यात्रा के लिए। तो आज की जो भारत दर्शन की हमारी यात्रा रहेगी वो हमारे जो सहयोगी है बीनू मैडम, उनके साथ रहेगी और हम क्लास में चलने से पहले हम चलते हैं, भारत दर्शन की यात्रा का आनंद उठाते हैं। टीम ज्योग्राफी के जो भी आपके हमारे साथी हैं वो आपके स्क्रीन पर हैं, इनसे आप पूरी तरह से परिचित हैं। तो चलिए पहले भारत दर्शन की यात्रा का आनंद उठाइए, उसके बाद हम क्लास की शुरुआत करेंगे। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल स्वस्थ हैं और तैयार हैं भारत दर्शन की एक और यात्रा के लिए। तो आज हमारी भारत दर्शन एक्सप्रेस हमें कहाँ लेकर जा रही है, चलिए देखते हैं। आज हम पहुंचे हैं भारत के मिनी स्विट्जरलैंड ओली में। शहरों की भीड़ भाड़ से दूर ओली एक बहुत ही खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो कि देवभूमि उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। ओली दुनिया भर में स्कीइंग के लिए फेमस है। 5 से 7 किलोमीटर में फैला ये छोटा सा स्कीइंग रिजॉर्ट सी लेवल से 2800 मीटर ऊपर स्थित है। ओली तक यात्री आसानी से वायु मार्ग, रेल मार्ग या सड़क मार्ग से जा सकते हैं। ओली का निकटतम एयरपोर्ट देहरादून है और निकटतम रेलवे स्टेशन हरिद्वार है। प्राकृतिक सुंदरता में लाजवाब ओली भारत का फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। सूर्य की किरणें जब यहाँ की पर्वतों की श्रृंखला पर पड़ती हैं तो उसकी चमक देखते ही बनती है। नीले गगन के नीचे हरियाली बर्फ से ढकी हुई रहती है।
दोपहर में सूर्य की किरणें जब बर्फ पर पड़ती है तब प्रकृति का रंग और निखर उठता है। ओली का मुख्य आकर्षण है यहाँ बर्फ से लदी हुई ढलानें। ओली में बहुत अधिक मात्रा में देवदार के वृक्ष पाए जाते हैं। इनकी महक यहाँ की ठंडी ताजी हवाओं में महसूस की जा सकती है। यहाँ पर कपास जैसी मुलायम बर्फ पड़ती है। 1640 फीट की गहरी ढलान में स्कीइंग का जो रोमांच यहाँ है वह दुनिया में दूसरी जगहों पर शायद ही हो। इसलिए ओली की ढलानें स्कीइंग के लिए बेहद खास मानी जाती हैं। 2011 में साउथ एशियन विंटर गेम्स के बाद तो देश दुनिया के लोगों में ओली की बर्फीली ढलानों का आनंद लेने का क्रेज और भी बढ़ गया। यहाँ खिलाड़ियों के लिए स्की लिफ्ट है, जबकि ऑडियंस के लिए खास ग्लास हाउस भी बनाया गया है। इस हिम क्रीड़ा केंद्र में उत्तराखंड पर्यटन विभाग और गढ़वाल मंडल विकास निगम की ओर से स्कीइंग की ट्रेनिंग भी दी जाती है। ओली यानी स्नोई माउंटेन पर स्कीइंग का रोमांचक अनुभव कराने वाली जगह। एडवेंचर पसंद करने वाले लोगों के लिए यहाँ दिसंबर से मार्च का मौसम बेहतरीन होता है। यहाँ स्कीइंग चैंपियंस तो आते ही हैं। अगर आप स्कीइंग नहीं भी जानते तो भी इस खेल का भरपूर मजा उठा सकते हैं। इसे सीखना चाहे तो 1-2 हफ्तों में सीख भी जाएंगे और बर्फ पर दौड़ने भी लगेंगे। भले ही शुरू में आप लुढ़क जाए और स्की हाथ से छूटकर कहीं और चली जाए, लेकिन उसमें भी बर्फ पर गिरने का जो खास आनंद पाएंगे वो भूल पाएंगे। विंटर गेम फेडरेशन द्वारा यहाँ स्कीइंग कंपटीशन का आयोजन किया जाता है। यह ट्रेनिंग हर साल जनवरी से अप्रैल के महीने में दी जाती है। ओली से ट्रैकिंग के कई विकल्प हैं। ये ट्रैक आकर्षक घास के मैदानों, हरी चरागाहों की घाटियों से होकर गुजरते हैं। हिमालय क्षेत्र में ओली ट्रैकिंग के लिए बहुत फेमस है। यहाँ जोशीमठ से ट्रैकिंग रूट बहुत लोकप्रिय है। इस क्षेत्र के विभिन्न रास्तों पर ट्रैकिंग करते हुए कामेत, नंदा देवी, मान पर्वत, दूनागिरी पर्वत देखे जा सकते हैं। आप त्रिशूल पर्वत को भी ट्रैकिंग के समय देख सकते हैं। यहाँ आने पर पर्यटक भविष्य बद्री पर्वत भी देख सकते हैं। यहाँ घूमने के लिए पर्यटकों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है ओली आने से पहले शारीरिक व्यायाम करें, रोज दौड़ लगाएं। ओली में बहुत ठंड पड़ती है तो अपने साथ गर्म कपड़े जरूर रखें। और जैसे जैसे आप पहाड़ों पर चढ़ते जाते हैं वैसे वैसे अल्ट्रा वायलेट रेज का प्रभाव भी बढ़ता जाता है, तो अपने साथ में आप हाई क्वालिटी गॉगल्स जरूर रखें। ठंड में ज्यादा देर रहने से शरीर की नमी और आमतौर पर डिहाइड्रेशन सामने आता है। इस समस्या से बचने के लिए खूब पानी पीना चाहिए और अपने साथ वाटर बोतल जरूर रखें। ओली में एक प्रमुख आकर्षण केबल कार की सवारी का आनंद लेना है। ओली केबल कार को स्थानीय रूप से गोंडोला भी कहा जाता है। ओली में केबल कार की सवारी डामरक के बाद एशिया में दूसरी और सबसे लंबी केबल कार की सवारी है। कुल 4 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए यात्रा जोशीमठ से शुरू होती है और ओली में समाप्त होती है और कुल 24 मिनट का समय लगता है। समुद्र तल से 3010 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पूरी यात्रा एक दृश्य और आनंदमय आनंद है। आप प्रवेश में रात से हिमालय की चोटियों और नीचे हरे भरे घाटी का आनंद ले सकते हैं। 3 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हुए आप बर्फ से ढकी चोटियों और बरामदे के मैदानों के अलावा नीचे के जंगलों के दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। मनमोहक दृश्य और भव्य मनोरम दृश्य देखने लायक है। रोपवे 10 टावरों के माध्यम से 2 केबल कारों के साथ काम करता है और 25 यात्रियों को ले जा सकता है। जब आप यहाँ नंदा देवी पर्वत के पीछे से सूर्योदय का नजारा देख लेंगे तो ओली किसी ख्वाब की दुनिया सा प्रतीत होगा। कभी गेहुआ, केसरिया तो कभी नारंगी तो कभी लाल रंग अद्भुत नजारा पेश करता है। नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड की वनस्पतियों और जीवों को देखने का एक शानदार डेस्टिनेशन है। अपने विशिष्ट जलवायु भौगोलिक संरचना के साथ यह एक प्रशंसनीय विरासत पर्यटन स्थल है। आप इस नेशनल पार्क में जंगली सफारी का रोमांचक आनंद भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ विभिन्न पक्षी और जीव प्रजातियों को भी देख सकते हैं। यूनेस्को ने नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को विश्व विरासत स्थल का खिताब दिया है।
आप यहाँ से वैली ऑफ फ्लावर्स, बद्रीनाथ मंदिर और हेमकुंड साहिब के नजारों को भी देख सकते हैं। विश्व भर में सबसे अधिक ऊंचाई पर कृत्रिम झील ओली में स्थित है। 25,000 किलोलीटर की क्षमता वाली इस झील को वर्ष 2010 में बनाया गया था। बर्फबारी न होने पर इसी झील से पानी लेकर ओली में आर्टिफिशियल स्नो बनाई जाती है। यहाँ फ्रांस में निर्मित मशीनें लगाई गई हैं, जिनकी सहायता से बर्फ बनाई जाती है। इस झील का पानी स्की ढलानों पर रखे स्नोगन से भरा जाता है। वैसे तो आप साल के 365 दिन ओली जा सकते हैं, पर क्योंकि ओली स्नो स्कीइंग के लिए फेमस है, तो अगर आप स्कीइंग के इरादे से ओली जाना चाहते हैं, तो नवंबर से मार्च का टाइम बेस्ट रहेगा। तो कैसी लगी ओली की यात्रा? अब चलते हैं अपनी क्लास की ओर। थैंक यू बीनू मैडम। प्यारे बच्चों, आपको इस भारत दर्शन की यात्रा में आनंद आया होगा, मुझे ऐसी आशा है। और बस अब हम फटाफट अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। क्लास का जो समय है वो बिल्कुल हो चुका है। तो चलिए हम अपनी क्लास की बात शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो चैप्टर 9 है, भारत, लोग और अर्थव्यवस्था का, उसमें सतत पोषणीय विकास, भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास, इस पर हमें आज चर्चा करनी है। तो सबसे पहले, जैसा कि आपके जो पाठ है उसके नाम से ही आपको लगता है कि नियोजन और सतत पोषणीय विकास भारत के संदर्भ में, तो हमें भारत के संदर्भ में नियोजन क्या है, सतत पोषणीय विकास क्या है, कुछ इन बेसिक कंसेप्ट पर आज हमें बात करनी है। तो पहले हम इनका को समझ लेते हैं कि नियोजन से क्या तात्पर्य है, या हम नियोजन किसे कहते हैं। तो नियोजन कोई हमारे लिए नया शब्द नहीं है, ये हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले शब्दों में से एक शब्द है। आमतौर से हम हर रोज इसका इस्तेमाल करते रहते हैं। जब भी हम कहीं कोई काम शुरू करते हैं, या कहीं हमारा कोई जाने का प्रोग्राम होता है, जैसे हमें पर्वतीय क्षेत्र में जाना है या हमें कोई और काम करना है, तो उससे पहले हम उसकी जो योजना बनाते हैं काम को करने की, या तैयारी करते हैं, उसी को नियोजन कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि मान लीजिए आपको किसी पर्वतीय स्थान पर घूमने जाना है, तो उसकी तैयारी के लिए आपको योजना बनानी है, कैसे कपड़े पहन जाने हैं, किस तरह से हमें यात्रा को ऑर्गेनाइज करना। आपकी परीक्षा जब सामने होती है, तो उसकी तैयारी के लिए आप अपना प्लान बनाते हैं, योजना बनाते हैं। तो इसी तरह से देश के विकास के लिए, देश के संसाधनों का उचित उपयोग के लिए जो योजना बनाई जाती है, उसको नियोजन कहा जाता है। वास्तव में नियोजन एक सामाजिक आर्थिक विकास की प्रक्रिया है, एक ये प्रोसेस है, किसी देश के सामाजिक और आर्थिक विकास को करने की एक प्रक्रिया है। और इसके द्वारा किसी भी क्षेत्र को या किसी भी प्रदेश को रहने योग्य बनाते हैं, उसको लोगों के रहने के योग्य बनाया जाता है। और ये भी ध्यान रखा जाता है कि वहाँ की जो परिस्थितियां हैं या वहाँ का जो पर्यावरण है, वो सुरक्षित रहे और वो स्वस्थ स्थितियों में संपोषित हो, उसका जो प्रयोग है वो बिल्कुल स्वस्थ स्थितियों में हो। इसी तरह से हम देखते हैं कि नियोजन किसी क्षेत्र या देश के संसाधनों का जो ऑप्टिमम या इष्टतम जो उपयोग है, उसके द्वारा वहाँ आर्थिक खुशहाली लाने की प्रक्रिया है। तो हम नियोजन के द्वारा किसी क्षेत्र में जो भी संसाधन हमें प्रकृति ने उपलब्ध कराए, उनका अनुकूलतम उपयोग करके वहां पर आर्थिक खुशहाली या आर्थिक समृद्धि लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया के रूप में हम नियोजन को देख सकते हैं। यह विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक संगठित प्रयास है। हम पहले से अपने कुछ लक्ष्य तय करते हैं और उनको प्राप्त करने का एक संगठित और सतत प्रयास ही हमारा नियोजन कहलाता है। और इसमें जो वास्तविक स्थिति होती है, जो हम वास्तविकता जिसको कहते हैं, और जो हमने उम्मीद उसके विकास की लगा रखी, इसके बीच के अंतराल को कम किया जाता है कि वास्तविक स्थिति उस क्षेत्र की क्या है आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से, और हम उस क्षेत्र को आर्थिक या सामाजिक दृष्टि से कहाँ लाना चाहते हैं, इसके जो बीच का जो अंतराल है, इसको कम करने का जो प्रयास है, एक संगठित प्रयास, एक योजनाबद्ध प्रयास, एक सतत प्रयास को ही हम नियोजन के रूप में देखते हैं। तो जब हम नियोजन की बात करते हैं, तो इसमें देश प्रदेश के अंदर या प्रदेश के सभी क्षेत्रों में जो विषमताएं होती हैं उनको दूर करना, लोगों के जीवन स्तर को सुधारना, रोजगार के अवसर उपलब्ध कर या उत्पन्न करके लोगों की स्वतंत्रताओं को सुरक्षित करना, समाज में उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की सहभागिता को बढ़ाना, और देश का चहुमुखी विकास करने की प्रक्रिया के रूप में हम नियोजन को देख सकते हैं। और आम तौर से नियोजन के अंतर्गत हम जब देखते हैं, तो 3 क्रियाएं शामिल होती हैं, 3 गतिविधियां इसमें शामिल होती हैं। पहले हम किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए सोच विचार की एक प्रक्रिया शुरू करते हैं, क्या हमें करना है, कैसे करना है, क्या हमारे लक्ष्य हैं। फिर हम एक रूपरेखा तैयार करते हैं कि हमें किस तरह से इन लक्ष्यों को पूरा करेंगे, और फिर उसका क्रियान्वयन करते हैं।
तो ये पूरी नियोजन की एक प्रक्रिया कहलाती है। और ये किसी भी काम के लिए जब एक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से कोई कार्य करना शुरू करता है तो वो भी अपनी एक योजना बनाता है। और ऐसी देश के विकास के लिए, देश के संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग के लिए, देश के चहुमुखी विकास के लिए जो योजनाएं बनाई जाती हैं उनको भी हम नियोजन के अंतर्गत रखते हैं। अब एक ओवरऑल सिनेरियो में हम अगर नियोजन शब्द का अर्थ को देखें तो हम कह सकते हैं कि नियोजन का उद्देश्य किसी निश्चित अवधि, एक हमारी एक निश्चित अवधि हम तय कर लेते हैं। निश्चित अवधि में जो उस क्षेत्र में संसाधन उपलब्ध होते हैं उनके आधार पर या उनको साथ में लेकर, और जो हमारे अपेक्षित लक्ष्य हैं जिनको हमने निर्धारित किया है कि हमें ये अचीव करना है, उनको प्राप्त करने के लिए एक प्रस्तावित कार्यक्रम द्वारा एक संगठित प्रयास ही नियोजन कहलाता है। तो एक ऐसा संगठित प्रयास जो कुछ प्रस्तावित कार्यक्रमों के द्वारा बना है, जो अपेक्षित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बना हुआ है और एक निश्चित अवधि में हमें वो लक्ष्य प्राप्त करने हैं, इसी को हम नियोजन कहते हैं। तो अगर हम नियोजन को देखें तो नियोजन में हमारे 5 प्रमुख घटक में जिसमें शामिल होते हैं। पहले हमारे कुछ अपेक्षित लक्ष्य होते हैं जिनको हम निर्धारित करते हैं। उसके बाद में हम अपने रिसोर्सों को देखते हैं कि हमारे पास क्या-क्या संसाधन है, किन संसाधनों की सहायता से हम ये अपने लक्ष्य प्राप्त करेंगे, और हमारे पास टाइम कितना है, हमारी समय सीमा क्या है, और उसके लिए हमने जो प्रस्तावित कार्यक्रम बनाया है वो किस तरह का है, कितना हमारा कार्यक्रम ये उपयुक्त है हमारी परिस्थितियों के हिसाब से, और एक विशिष्ट जो संगठनात्मक तंत्र हम तैयार करते हैं इसको लागू करने के लिए। तो ये सारी प्रक्रिया हमारे नियोजन में शामिल होती है। तो मैं समझता हूँ नियोजन का अब एक बिल्कुल जो एक कंसेप्ट है वो आपके समझ में आ गया होगा कि देश के संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करने के लिए, देश के जो लोग हैं या निवासी हैं उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए, उनकी परिस्थितियों को बेहतर बनाने के लिए जो हम योजनाबद्ध तरीके से या अपेक्षित लक्ष्य निर्धारित करके जो कार्यक्रम की रूपरेखा बनाते हैं, उसी को हम नियोजन कहते हैं और यही नियोजन का आशय है। तो मैं समझता हूँ कि आपका जो नियोजन का कंसेप्ट है ये बिल्कुल आपकी समझ में आ गया होगा। अब आगे हम देखते हैं, जब अपने देश की बात करते हैं, भारत के परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं, क्योंकि हमें ये सारी चीजें भारत के परिप्रेक्ष्य में देखनी है, तो थोड़ा सा हमें ये देखना होता है कि हम एक बहुत लंबे दौर तक एक दासता के युग में रहे हैं और एक लंबे समय तक हमारे ऊपर शासन क्या है बाहर की शक्तियों ने, जिसमें हम ब्रिटिशर्स को रख सकते हैं, और उन्होंने अब जब हमारे जो अर्थव्यवस्था उसको अपने ढंग से चलाया। जब हमें आज़ादी मिली है तो उस समय हमारा जो देश का जो ढांचा था, आर्थिक ढांचा या सामाजिक ढांचा, तो काफ़ी अस्त-व्यस्त था। तो आज़ादी के फ़ौरन बाद ही देश में ये तय किया गया कि हम एक योजनाबद्ध तरीके से अपने देश का विकास करें, अपनी परिस्थितियों को ठीक करें, और तय किया गया कि भई केंद्रीयकृत स्तर पर योजनाओं को बनाया जाए और देश का विकास किया जाए। और पहली पंचवर्षीय योजना का जो प्लान था वो 51-52 में शुरू हुई, और 2012 से 17 तक की जो हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, यहाँ तक हम एक लंबा सफर तय करके आए। और जो केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर जो योजनाओं को बनाने की जो जिम्मेदारी थी वो भारत में योजना आयोग को दी गई थी। लेकिन जनवरी 2015 में भारत का जो योजना आयोग है उसके स्थान पर नीति आयोग को गठित कर दिया गया, और उसको जो सरकार की जो नीतियां या तकनीकी सलाह देने के लिए, आर्थिक नीतियों का निर्माण करने के लिए या उनमें राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अब ये संस्था हमारे देश के विकास के लिए कार्य कर रही है। तो जनवरी 2015 से जो हमारा योजना आयोग था जिसने एक लंबा सफर तय किया और भारत की नीतियां, ये भारत की योजनाएं बनाने का कार्य किया था, अब उसके स्थान पर नीति आयोग का गठन कर दिया गया है और वही देश के विकास की जिम्मेदारी को निभा रहा है। जब हम इस नीति आयोग के फंक्शन की बात करते हैं तो ये आपके सामने है। अभी ये जो संगठन कार्यरत है इसमें योजनाओं को बनाना, उनकी मॉनिटरिंग करना और अपने जो राज्य हैं उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना, ये सारे कार्य हमारे नीति आयोग के इस समय हैं जो ये संस्था कार्यरत है। तो अब हम आगे चलते हैं कि ये देखते हैं कि भाई जो नियोजन हम इसके उपागम क्या है, किस तरह की अप्रोच अपनाकर हमने अपने देश के का विकास किया है। तो आमतौर से नियोजन के 2 प्रमुख उपागम, 2 अप्रोच हैं जिनके माध्यम से ये नियोजन के उद्देश्यों को पूरा किया जाता है। इसमें पहला जो उपागम है वो है खंडीय नियोजन, सेक्टोरियल प्लानिंग। दूसरा है प्रादेशिक नियोजन या रीजनल प्लानिंग। तो इन 2 उपागम इसके कहलाते हैं नियोजन के। इसके अलावा भी जब ये खंडीय नियोजन और प्रादेशिक नियोजन की जो योजनाएं बनी, इसके आधार पर जो हमने विकास की अप्रोच तैयार की, तो एक लंबे अनुभव के बाद में, कई दशकों के अनुभव के बाद में हमने देखा कि कुछ क्षेत्र आर्थिक रूप से पिछड़े रह गए और क्षेत्रीय असंतुलन देखने को मिलने लगा, प्रादेशिक असमानताएं सामने आने लगी।
तो इनको दूर करने के लिए फिर थोड़ा सा इन योजनाओं में परिवर्तन किया गया और कुछ और प्रोग्राम जिससे लक्ष्य नियोजन हम कह सकते हैं वो लागू किए गए। और इसमें भी 2 प्रकार के कार्यक्रमों को अपनाया गया, इसमें लक्ष्य क्षेत्र नियोजन और लक्ष्य समूह नियोजन। तो ये हमारी अप्रोच रही है हमारी योजनाओं के या नियोजन के को अपनाने की या बनाने की। तो इनको हम नियोजन के उपागम कहते हैं। तो अगर आपसे बात की जाती है कि भाई नियोजन के उपागम क्या है, तो मुख्यतः 2 उपागम है, खंडीय नियोजन और प्रादेशिक नियोजन। लेकिन इन दोनों के साथ-साथ कुछ हमने क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने के लिए या प्रादेशिक असमानताओं को दूर करने के लिए कुछ और भी कार्यक्रम अपनाए हैं, जिनमें से हम लक्ष्य नियोजन को उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं। और लक्ष्य नियोजन में भी लक्ष्य क्षेत्र नियोजन और लक्ष्य समूह नियोजन के जो उपागम है, ये हमने अपनाए हैं अपने देश के विकास के लिए। अब इसको हम एक तालिका के उसके एक डायग्राम के माध्यम से भी इसको समझ सकते हैं कि ये क्या हमारे उपागम रहे हैं। तो निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो योजना बनाई जाती है, उसको ही हम नियोजन कहते हैं। पहले से हम कुछ लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं और उनको प्राप्त करने के लिए जो योजना बनाई जाती है, वो नियोजन कहलाता है। और इसके अंतर्गत 3 प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, हम बात कर चुके हैं कि पहले सोचने विचारने की प्रक्रिया, फिर एक कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जाती है और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं। भारत में जो हमारी प्लानिंग रही है, उसमें हमने जो उपागम या अप्रोच अपनाई है वो ये है, पहला खंडीय नियोजन, प्रादेशिक नियोजन और लक्ष्य नियोजन। खंडीय नियोजन में हम अर्थव्यवस्था को खंडों में विभाजित करके उसका विकास की भूमिका बनाते हैं, उसका विकास का तंत्र रचते हैं। प्रादेशिक नियोजन में प्रादेशिक असमानताओं को दूर करने के लिए बात की जाती है। और लक्ष्य नियोजन में मैंने अभी बताया था कि आपके 2 लक्ष्य समूह, समाज का कोई ऐसा वर्ग है जो पीछे छूट गया है, विकास की दौड़ में शामिल नहीं है, तो उसको लक्ष्य समूह नियोजन कह देते हैं। और अगर वो कोई क्षेत्र है तो उसको लक्ष्य क्षेत्र नियोजन कहते हैं। इसके उदाहरण आपके सामने है, लघु कृषक विकास संस्था या सीमांत किसान विकास संस्था, ये हमारे लक्ष्य समूह नियोजन के उदाहरण है। ऐसे ही कमांड विकास कार्यक्रम, सूखाग्रस्त विकास कार्यक्रम या पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ये हमारे लक्ष्य क्षेत्र नियोजन के उदाहरण। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि आपके जो ये आपके नियोजन के जो उपागम हैं, ये आपके अब बिल्कुल अच्छी तरह से स्पष्ट हो गए होंगे। तो अब तक हमने 2 पॉइंट पर चर्चा की है। पहला, नियोजन क्या है या हम नियोजन किसे कहते हैं, ये एक सामान्य सा कंसेप्ट है जिसको आपको समझना है। दूसरे, नियोजन के हमारे उपागम क्या है। तो उपागम की बात मैंने आगे रख दी। अब हम आगे चलते हैं कि इनको थोड़ा विस्तार से हम देख लेते हैं। जो थोड़े से इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो थोड़ा सा यहाँ से आप इसको ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि सेक्टोरियल प्लानिंग क्या है, रीजनल प्लानिंग क्या है, टारगेट अप्रोच किसे कहते हैं, इसमें टारगेट ग्रुप प्लानिंग, टारगेट एरिया प्लानिंग। तो ये आप यहाँ से इसको लेकर आप अपने एक समझ विकसित कर सकते हैं। तो पहले हम बात कर लें कि खंडीय नियोजन क्या है, या सेक्टोरियल प्लानिंग हम किसे कहते हैं। तो इसको देखते हैं। जब हम अर्थव्यवस्था को विभिन्न सेक्टरों में बांट लेते हैं, क्षेत्रों में बांट लेते हैं, सेक्टर भी क्षेत्र, जैसे कृषि क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र, ऊर्जा, सिंचाई, शिक्षा, परिवहन, संचार या सामाजिक और संरचना, स्वास्थ्य। तो हमने पूरे देश को ये क्षेत्र निर्धारित कर दिए और इन क्षेत्रों के विकास के लिए, इनकी दशाओं को सुधारने के लिए या इसमें जो निर्धारित लक्ष्य है उनको पूरा करने के लिए हम जो विकास का कार्यक्रम बनाते हैं, योजना बनाते हैं। तो ये जो हमारी अप्रोच है अर्थव्यवस्था को विभिन्न क्षेत्रों में बांट कर को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की, तो इसको खंडीय नियोजन कहा जाता है। और भारत में जब योजनाएं बनी तो पहले इसी आधार पर योजनाएं तैयार की गई कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया जाए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या जाए, कृषि का हमें कैसे विकास करना, परिवहन का कैसे विकास करना। तो क्षेत्र आधारित जो हमने प्लानिंग की है वो हमारी खंडीय नियोजन के अंतर्गत आती है। तो इसी तरह से जब हम प्रादेशिक नियोजन की बात करते हैं तो ये एक अच्छे कई योजनाओं के लागू करने के बाद भारत में जो विकास की विभिन्न योजनाएं लागू हुई, उसमें जब ये देखा गया कि कुछ क्षेत्र विकास की दृष्टि से बहुत आगे निकल गए और कुछ क्षेत्र पिछड़े रह गए। तो नियोजन के इस असमान प्रतिरूप ने यह बात सुनिश्चित कर दी कि भी नियोजन को स्थानीय परिप्रेक्ष्य में बनाया जाना चाहिए। तो स्थानीय सिनेरियोस में हमें इसको बनाए और विकास में आई इस प्रादेशिक विषमता को कम करने के लिए जो पिछड़े क्षेत्र हैं, इनके विकास के लिए अलग से योजनाएं बनाई जाए। इस प्रकार यहाँ से जो शुरुआत होती है वो प्रादेशिक नियोजन की शुरुआत होती है कि हम इसमें एक प्रदेश को लेते हैं जो वो मुख्य रूप से दूसरे प्रदेशों से पीछे रह जाता है, पिछड़ा हुआ है, और उसके लिए हम कुछ उद्देश्य निर्धारित करते हैं। उस सामाजिक और आर्थिक विकास के संदर्भ में जो विषमताएं वहाँ पर हैं, उनको दूर करने के लिए उस प्रदेश के लिए जो योजनाएं बनाई जाती है ताकि वो दूसरे प्रदेशों के समकक्ष आ जाए, उसका पिछड़ापन दूर हो जाए और वहाँ के जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं वो पूरी हों।
वहाँ के संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग हो। तो इस प्रकार की जो किसी क्षेत्र के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं उनको हम क्षेत्रीय प्लानिंग या रीजनल प्लानिंग या हम प्रादेशिक प्लानिंग भी हम उसको कह सकते हैं। इसमें आप रीजनल प्लानिंग या प्रादेशिक नियोजन शब्द की जो है को इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर मुख्यतः जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये है कि कोई प्रदेश अगर विकास की दौड़ में पिछड़ा हुआ है तो उसके पिछड़ेपन को दूर करना, उसमें जो आर्थिक और सामाजिक विषमताएं उनको दूर करना, उसे अन्य प्रदेशों के समकक्ष लाना या वहाँ के संसाधनों का जो ऑप्टिमम या अनुकूलतम उपयोग कर वहाँ के पर्यावरण और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करना और क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना। ये सारी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो उस प्रदेश के लिए योजना बनाई जाती है उसको प्रादेशिक नियोजन कहते हैं। तो खंडीय नियोजन अर्थव्यवस्था को विभिन्न खंडों में बांटकर जब हम योजना बनाते हैं, और प्रादेशिक नियोजन में जो बेसिक अंतर हुआ है कि किसी एक प्रदेश के लिए ये ओवरऑल योजना होती है, तो जो किसी एक प्रदेश के लिए बनती है। तो ये दोनों के बीच में अंतर है। तो खंडीय नियोजन और प्रादेशिक नियोजन में मैं समझता हूँ आप अंतर समझ गए होंगे। जो उपागम है इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी हो गई होगी। अब आगे चलते जो हमारा तीसरा एक क्षेत्र है लक्ष्य नियोजन, उसकी हम बात कर लेते हैं। किसी भी क्षेत्र के विकास में उस क्षेत्र में पाए जाने वाले जो संसाधन होते हैं उनका बड़ा योगदान होता है। जब हम विकास की भूमिका किसी के लिए तैयार करते हैं तो वहाँ के संसाधनों को जरूर ध्यान में रखा जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा देखा गया है कि संसाधनों का भरपूर विकास होते हुए भी, संसाधन पर्याप्त होते हुए भी वो क्षेत्र पिछड़ जाता है। और आर्थिक विकास में संसाधनों के साथ साथ हमें जरूरत होती है टेक्नोलॉजी की, वहाँ पर निवेश की आवश्यकता होती है। तो हमने अपने देश में कई दशकों के नियोजन अनुभव के बाद ये देखा है कि विकास के साथ साथ विकास में जो क्षेत्रीय विषमताएं दिन प्रतिदिन बढ़ी हैं। कुछ क्षेत्र विकास में आगे निकल गए हैं, कुछ ग्रुप विकास में आगे निकल गए हैं, लेकिन कुछ अभी जीवन के लिए संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। कुछ क्षेत्र बहुत पिछड़े हुए हैं। इन विषमताओं को दूर करने के लिए योजना आयोग ने लक्ष्य नियोजन का कंसेप्ट अपनाया है। उसके लिए लक्ष्य नियोजन की योजना बनाई है और इसमें लक्ष्य क्षेत्र और लक्ष्य समूह दो उपागम इसमें अपनाए गए हैं। तो लक्ष्य क्षेत्र नियोजन में कि जब हम बात करते हैं तो इस उपागम में किसी विशेष पिछड़े क्षेत्र को लक्ष्य बनाकर विकास की रूपरेखा बुनी जाती है। और इस प्रकार के उदाहरण आप देख सकते हैं। कमान नियंत्रित क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, सूखा प्रभावित क्षेत्र विकास कार्य, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम है। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो सूखा से प्रभावित है भारत में, तो उस स्पेशली उस क्षेत्र के लिए हमें उसको टारगेट करके योजना बनाना, या पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ की दशाएं अलग हैं, वहाँ के लोगों के जो जीवन शैली हो रहा है उसको लक्ष्य करके उसको टारगेट करके योजनाएं बनाना। तो ये लक्ष्य नियोजन के या लक्ष्य क्षेत्र नियोजन के कुछ उदाहरण मैंने आपके सामने रखे हैं। ऐसे लक्ष्य समूह नियोजन की बात आती है। जब लक्ष्य समूह नियोजन की हम बात करते हैं तो भारत में विकास का जो ताना बाना तैयार किया, उसके बावजूद भी कुछ वर्गों को समाज के ऐसा देखा गया कि वो पिछड़ते चले गए। तो उस समाज के उस स्पेशली उस वर्ग को आगे लाने के लिए, उसके विकास के लिए जो योजना बनाई जाती है उसको हम लक्ष्य समूह नियोजन कहते हैं। इसमें जैसे कुछ उदाहरण आप इसके देख सकते हैं। जो छोटे किसान है हमारे, जिनके पास भूमि पर्याप्त नहीं है, जिन्हें लघु कृषक वर्ग में रखते हैं, उनके लिए जो विकास की संस्था बनाई गई, उसको लघु कृषक विकास संस्था या सीमांत किसान विकास संस्था, ये ऐसे उदाहरण हैं जो लक्ष्य समूह नियोजन के उदाहरण। तो मैं समझता हूँ कि अब ये कंसेप्ट आपके क्लियर हो गया। अब इसके उदाहरण में जब हम आगे चलते हैं तो पहला जो हमने जो प्रोग्राम्स में लिया है केस स्टडी के तौर पर या आपको समझाने के लिए, तो वो पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम कि सरकार ने पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिए क्या योजनाएं बनाई, किस प्रकार की योजनाएं की हैं। तो हम इस पे बात कर लेते हैं। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम को 5वीं पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया और इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के सारे पर्वतीय जिले, जो आजकल उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है, मिकिर पहाड़ियां, असम का उत्तरी भाग या वो जो कछार की पहाड़ियां हैं, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला और तमिलनाडु में जो नीलगिरी का जो क्षेत्र है, इसको मिलाकर 15 जिलों को इसमें शामिल किया गया। और इसके लिए एक अलग से बिल्कुल इस एरिया को टारगेट करने के लिए एक योजना बनाई गई। 1981 में जो पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए जो राष्ट्रीय विकास समिति बनी थी, उसने इसमें फिर पर्वतीय क्षेत्र के उन क्षेत्रों को भी शामिल कर लिया या सिफारिश की जो 600 मीटर से अधिक ऊंचे थे और जिनमें कोई जनजातीय उपयोजना लागू नहीं थी। तो ये इन सारे क्षेत्रों को मिलाकर ये पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम लागू किया गया। पहले इसमें 15 जिले स्पेसिफाई किए गए, उनको छांटा गया। उसके बाद में 1981 में जो ये राष्ट्रीय विकास समिति इसने सिफारिश की कि भाई उन सारे क्षेत्रों को भी इसमें शामिल कर लें जो 600 मीटर की ऊंचाई से पर बसे हुए, लेकिन उनमें कोई जनजातीय उपयोजना लागू ना की गई हो।
ऐसे क्षेत्रों को इसमें शामिल करके इनके लिए योजना बनाएगी। पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए बनी जो राष्ट्रीय विकास समिति ने इन क्षेत्रों की समस्याओं को पहचाना। उन्होंने देखा कि भाई ये जो क्षेत्र है, इनकी स्थलाकृति, इनकी संस्कृति बिल्कुल अलग है। ये लोग पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर होते हैं और यहाँ की जलवायु, कृषि, प्राकृतिक संपदा जो मैदानी क्षेत्र हैं उनसे बिल्कुल अलग होती है। तो इस बात को ध्यान में रख के यहाँ इन्होंने सुझाव दिए गए कि जो यहाँ की जो विकास का जो ताना-बाना है, उसको तैयार करने के लिए कुछ चीज़ों को फॉलो किया जाए, कुछ उद्देश्यों को ध्यान में रखा जाए। जैसे विकास से सभी लोग लाभान्वित हों, केवल प्रभावशाली लोग ही लाभान्वित ना हों। दूसरी बात ये स्थानीय संसाधनों और प्रतिभाओं का विकास किया जाए इन क्षेत्रों में। जीवन निर्वाह जो अर्थव्यवस्था उसको निवेश उन्मुखी बनाया जाए या अंतर प्रादेशिक व्यापार में जो पिछड़े क्षेत्र हैं उनको शोषण से बचाया जाए, उनका शोषण ना हो। पिछड़े क्षेत्रों की जो बाजार व्यवस्था में सुधार करने में श्रमिकों को लाभ पहुंचाया जाए और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखा जाना चाहिए। तो ये कुछ सुझाव इन्होंने इन क्षेत्रों के लिए दिए हैं। अब यहाँ जो योजना बनी उसमें जिन चीजों को प्राथमिकता दी गई उनमें पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए जो योजनाएं बनी, इनकी यहाँ की स्थलाकृति, यहाँ की पारिस्थितिक पर्यावरण, यहाँ की सामाजिक और आर्थिक दशाओं को ध्यान में रखकर जो यहाँ की योजना बनाएगी, उसमें जैसे बागवानी के विकास पर जोर दिया गया, रोपण कृषि का विकास किया गया, पशुपालन का विकास किया, मुर्गी पालन का विकास किया, ऐसी वानिकी और जो फलों की खेती है इसको प्रोत्साहित किया गया। लघु उद्योग जो यहाँ पर प्रदूषण ना फैलाएं, यहाँ की अर्थव्यवस्था से मेल खाते हों, जो लघु उद्योग उनको विकसित करने की बात की, पर्यटन को बढ़ावा देने की बात की गई और स्थानीय संसाधनों का विकास और जो इस क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में पाई जाती हैं दवाइयाँ, औषधियाँ, इनके विकास की एक रूपरेखा इसमें तैयार की गई। तो ये पर्वतीय क्षेत्र जो विकास कार्यक्रम है उसको इस तरह से इस क्षेत्र में लागू किया गया। जब इसको आगे देखा तो इसी तरह का एक प्रोग्राम सूखा संभावित क्षेत्रों के लिए भी बनाया गया, जो ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जो बनाया, सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम तैयार किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत भी चौथी पंचवर्षीय योजना में हुई और इसका उद्देश्य सूखा संभावित क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराना और सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए या उत्पादन के साधनों को विकसित करने के लिए योजना बनाई गई। पांचवी योजना में इसके कार्य का विस्तार किया गया और इसमें ऐसे सिविल निर्माण कार्यों को भी शामिल कर लिया गया जिसमें अधिक से अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। भारत के बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर आमतौर से सूखे की कंडीशन पैदा हो जाती है, तो इस क्षेत्र के विकास के लिए ये योजना लागू की गई और इसमें ऐसे कार्यों पर जोर दिया गया कि जो सिविल निर्माण कार्य, सड़कें बनाना, अस्पताल बनाना, स्कूल बनाना या और सिविल निर्माण कार्य जिनमें बहुत अधिक मात्रा में श्रमिकों की आवश्यकता होती है, जिससे उन लोगों को रोजगार मिले। तो ऐसे कार्यक्रम को अपनाया गया। बाद में इसमें सिंचाई की परियोजनाएं, भूमि विकास कार्यक्रम, वनीकरण, चरागाहों का विकास, विद्युतीकरण या सड़कों का निर्माण, बाजार, ऋण की सुविधा, इन सारी चीजों पर जो है कलेक्टिव रूप में जोर दिया गया जिससे इस क्षेत्र का अच्छी तरह से विकास हो सके और ये अपनी इस परेशानी से लड़ सके। तो इस तरह से ये योजना चलने के बाद में जब कुछ समय पश्चात राष्ट्रीय विकास समिति ने इस कार्यक्रम की समीक्षा की कि जिन क्षेत्रों में सूखा का ये प्रोग्राम लागू किया गया, तो उन्होंने पाया कि भी ये प्रोग्राम तो केवल कृषि तक ही संबंध है, कृषि से जुड़ी हुई क्रियाएं जो है वो इसमें शामिल हैं और जनसंख्या जैसे बढ़ती जा रही है, लोग जो गाँव के आसपास की जो सीमांत भूमि है उसका उपयोग करने के लिए मजबूर है और देखा गया कि इससे तो यहाँ के पर्यावरण पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है, पर्यावरण का ह्रास हो रहा है। तो इन क्षेत्रों में रोजगार के वैकल्पिक अवसरों को विकसित करने का सुझाव दिया गया और इसके लिए यहाँ सूक्ष्म स्तर पर जिला संबंध विकास कार्यक्रम चलाने की बात कही गई। यहाँ पर जो जिला संबंध विकास कार्यक्रम है या जो वाटर मैनेजमेंट के प्रोग्राम है वो यहाँ पर चलाए जाए ताकि यहाँ पर इस सूखे से की जो समस्या है इसको आसानी से सॉल्व किया जा सके। तो इन क्षेत्रों के विकास की रणनीति में जल, मिट्टी, पौधे, मानव, पशु, इनके बीच का जो पारिस्थितिक संतुलन है उसको साधने की या उसको लेकर साथ चलने की बात की गई। 1967 में भारत के योजना आयोग ने 67 जिलों को भारत में सूखा संभावित क्षेत्र के रूप में पहचाना और इसका परिसीमन किया। फिर 1972 में 30% एरिया जो मापदंड देकर जो सिंचित क्षेत्र 30% से कम है उसका परिसीमन करके इसमें और जोड़ दिया गया और ये सूखा संभावित क्षेत्र की पहचान की गई। ये जो सारे सूखा संभावित क्षेत्र हैं ये मुख्यतः राजस्थान में, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का पठार, कर्नाटक का पठार, तो ये जो सारा क्षेत्र है ये या जो तमिलनाडु जो उच्च भूमि इसके आंतरिक और शुष्क क्षेत्र इस भाग में शामिल होते हैं। तो ये सारे क्षेत्रों के लिए ये योजना बनाएगी। पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान का जो सूखा प्रभावित क्षेत्र है यहाँ पर थोड़ा सा अमन रह जाता है, यहाँ की परिस्थितियां थोड़ी बेहतर हैं
तो यहाँ पर सिंचाई का जो प्रसार उसके कारण ये क्षेत्र सूखे से बच जाते हैं। तो इन क्षेत्रों के विकास के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो ये आज के हमारे जो प्रोग्राम थे, जो मैंने आपको बताया था, मुख्यतः मैंने 4 बिंदुओं पर मैंने आपसे चर्चा की है। पहली मैंने चर्चा की है कि नियोजन क्या है, दूसरी मैंने बात की है कि नियोजन के उपागम क्या है, और तीसरी बात हमने जो की है वो 2 हमने प्रोग्राम लिए हैं, एक तो पर्वतीय क्षेत्रों के लिए और एक सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए हमने प्रोग्राम लेकर इस पर आपकी चर्चा की है। अब मैं आपको इसी के आधार पर जो हमारी जो क्विज का प्रोग्राम है उसके लिए मैं पूनम नेगी मैडम को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और अपना क्विज का जो प्रोग्राम है वो आगे शुरू करें। थैंक यू सर। बच्चों, क्विज में आगे बढ़ने से पहले एक बारी हम सिर्फ पीछे वाली स्लाइड कर दीजिए। एक बारी हम क्विक इंग्लिश में सम अप कर लेते हैं, क्योंकि इंग्लिश वाले बच्चों का बारी-बारी मैसेज चैट बॉक्स पे मैं देख पा रही हूँ। आज बच्चों हमने बात करी है प्लानिंग की। प्लानिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अगर हम बिना सोचे-समझे अपने रिसोर्सेज़ यूज़ करेंगे तो रीजनल इम्बैलेंसेस बढ़ जाते हैं, और उन रीजनल इम्बैलेंसेस को कंट्रोल करने के लिए हमने प्लानिंग स्टार्ट करी जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, जिसको हमने 5 ईयर प्लान्स के रूप में आगे बढ़ाया। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं हमारे प्लानिंग के? प्लानिंग के 3 हमारे स्टेप्स होते हैं। पहला, सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे, फिर हम प्रोग्राम डिज़ाइन करेंगे उन ऑब्जेक्टिव्स तक पहुँचने के लिए, और फिर थर्ड स्टेज आती है इम्प्लीमेंटेशन की। किसी भी जगह पे प्लानिंग के लिए हमें 5 चीज़ों को ध्यान में रखना है। एक्सपेक्टेड गोल्स, कि हम चाहते क्या हैं? व्हाट आर द रिसोर्सेज़ दैट वी हैव? हमारे पास में एक फिक्स टाइम फ्रेम होना चाहिए कि कितने समय में हम ये अचीव कर पाएँगे, और हमारे पास में पूरा एक प्रोग्राम होना चाहिए, साथ में ही एक ऑर्गेनाइज़ेशनल मैकेनिज़्म होना चाहिए उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। और ये काम पहले प्लानिंग कमीशन और 2015 के बाद नीति आयोग बखूबी कर रहे हैं। इसके बाद में हमने बात करी अप्रोचेस टू प्लानिंग। सेक्टोरल प्लानिंग और रीजनल प्लानिंग 2 रूप होते हैं, 2 अप्रोचेस हैं हमारे प्लानिंग की। बट अगर इसमें भी कहीं पे कमी रह जाए तो उसको भी पूरा करने के लिए हमने इसको और आगे बाइफरकेट करा है रीजनल डिस्पैरिटीज को कंट्रोल करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज टारगेट एरिया प्लानिंग एंड टारगेट ग्रुप प्लानिंग। इसके बाद में हमने सेक्टोरल प्लानिंग में हम इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स जैसे कि एनर्जी सेक्टर, कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, इन सब को हम अलग से फोकस करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ सेक्टोरल प्लानिंग। दूसरा जो हमारा रीजनल प्लानिंग होता है उसमें हम एक रीजन को फोकस करेंगे, और उस रीजन को फोकस करते हुए फिर हमने उसको और आगे डेवलप करा इन टारगेट एरिया प्लानिंग, जहां हम एक पर्टिकुलर एरिया जैसे कि ड्रॉट प्रोन एरिया हो गए या फिर हमारा हिल एरिया हो गया, उसको फोकस में लिया और वहां पे प्लानिंग की स्ट्रेटजीज हमने इवॉल्व करी। इसी तरह हमने ग्रुप्स को टारगेट किया अंडर टारगेट ग्रुप प्लानिंग की, कौन-कौन से ऐसे ग्रुप हैं हमारे सोसाइटी के जो मिसिंग हो रहे हैं या पीछे लैग कर रहे हैं, जिसमें स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी इसका एक एग्जांपल हो सकता है, मार्जिनल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी भी इसका एक एग्जांपल हो सकता है। इसके बाद में हमने डिटेल में बात करी हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि बेसिकली हिली रीजन्स की, क्योंकि नीड्स और रिक्वायरमेंट अलग है, वहाँ की इकोलॉजी डिफरेंट है प्लेन रीजन से, तो उसको ध्यान में रख करके हमने इसको स्टार्ट किया। वहाँ पर हमने छोटे-छोटे जो वहाँ पे चीज़ें हम डेवलप कर सकते हैं, लाइक एनिमल हस्बेंड्री, वहाँ के टूरिज़्म को प्रमोट कर सकते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स के एग्रीकल्चर को हम एनकरेज कर सकते हैं, तो इनके ऊपर फोकस किया ताकि वहाँ पे अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट किए जा सकें। इसी तरह से ड्रॉट प्रोन एरियाज़ में भी हमने सिर्फ एग्रीकल्चर को ही नहीं, अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी फोकस किया, जिसमें वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम माइक्रो लेवल पर हमने स्टार्ट किया। आई होप अब इंग्लिश वाले बच्चों की ये शिकायत दूर हो गई होगी कि हमारा सम अप नहीं हुआ। सर, बढ़ते हैं हम क्विज की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है दैट इज ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ अचीविंग इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी बाय ऑप्टिमली यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज ऑफ अ रीजन और अ कंट्री। नियोजन किसी क्षेत्र या देश के संसाधनों के इष्टतम उपयोग द्वारा आर्थिक समृद्धि प्राप्त करने की प्रक्रिया है। जल्दी से बताइए ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। 3 स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं, आप 1 2 3 करके तीनों का आंसर एक साथ भी दे सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट, नियोजन क्षेत्रीय असंतुलन को बढ़ावा देता है, रीजनल इम्बैलेंस इंक्रीज ड्यू टू प्लानिंग। और थर्ड स्टेटमेंट है, जनवरी 2015 में योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने लिया। द प्लानिंग कमीशन वाज रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग इन जनवरी 2015। वेरी गुड तरुण तनु आपका पहला आंसर आ गया है ट्रू, वेरी गुड, फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। और बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर दे दिया है। सेकंड स्टेटमेंट का पहला आंसर रूपेश ने दिया है, यस इट इज फॉल्स।
और थर्ड का बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया है, इट्स ट्रू। वेरी गुड, वेरी गुड। अब पढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। इन विच 5 year प्लान पीरियड हिल एरिया डेवलपमेंट प्लान वॉज स्टार्टेड? किस पंचवर्षीय योजना में पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई? जल्दी से इसका भी आंसर दीजिए बच्चों। ओके, ट्रू फॉल्स वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर्स आए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट वाज ट्रू, सेकंड वाज फॉल्स, थर्ड वाज आल्सो ट्रू। अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कौन से टाइम पीरियड में, कौन से हमारे 5 year प्लान में हम देखते हैं कि बिल्कुल हिल एरिया डेवलपमेंट सुनील स्टार्ट कुमार हुआ? का आंसर आ गया, बिल्कुल करेक्ट। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। इट इज 5th 5 year प्लान। वेरी गुड। नेक्स्ट, ओके, 5th क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following is not an example of target area? कौन सा लक्ष्य नियोजन का उदाहरण नहीं है? इन चारों ऑप्शंस में से लक्ष्य क्षेत्र नियोजन, टारगेट एरिया प्लानिंग। वेरी गुड अंजलि, आपने 5th का पिछले का आंसर बिल्कुल ठीक दिया है। अब इस वाले क्वेश्चन पर आ जाइए। ओके, अभी तक कोई आंसर इसमें आया नहीं है। टारगेट एरिया, बेटा एरिया को जिसमें टारगेट नहीं किया गया है, इन ऑप्शंस में ऐसा कौन सा आपको? गौरव ध्यानी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ओके, ऑप्शन सी। ओके, नो इट्स नॉट ऑप्शन सी। ओके, यहाँ पर आप शायद थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। इसमें डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट, जनजातीय क्षेत्र विकास। नेक्स्ट, ओके, व्हाट आर द 2 अप्रोचेस ऑफ प्लानिंग इन इंडिया? अब ये तो सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। व्हाट आर द 2 अप्रोचेस? नियोजन के 2 उपागम कौन से हैं? और साथ में ही क्वेश्चन नंबर 7 को भी आप आंसर कीजिए। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट फोकस? सूखा संभावी क्षेत्र विकास कार्यक्रम निम्न में से किस किस पर ध्यान देता है? अभी तक आप पीछे के आंसर्स ही करे जा रहे हैं बच्चों, आगे बढ़ो। ओके, नियोजन के 2 उपागम। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 का आंसर अभी तक नहीं आ रहा है चैट बॉक्स में। बच्चों क्या हो गया? थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ। आ गया मैडम। वेरी गुड, रीजनल, हाँ, वेरी गुड। रीजनल रीजनल एंड सेक्टोरल, सेक्टोरियल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वेरी गुड वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है रीजनल एंड सेक्टोरियल, वेरी गुड। और क्वेश्चन नंबर 7 डी ऑप्शन, वेरी गुड, 7 का भी ऑल ऑफ आंसर दी साथ साथ अबव। दे रहे हैं बच्चे। वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्लानिंग? नियोजन का सही क्रम क्या है? इनमें से बताइए। 3 हमने स्टेप्स की बात करी, उसमें से प्लानिंग का सही क्रम क्या है? पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट, और फिर लास्ट में क्या होगा? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। फाइनल क्वेश्चन है ये आपका, फिर आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 8, फोकस कीजिए, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे प्लानिंग के लिए या नियोजन के लिए? 7 का आंसर सबका बिल्कुल ठीक आ रहा है, इट्स डी। वेरी वेरी गुड एवरीवन। ओके, 8 का आंसर ए नहीं। हाँ, नफीसा, 8 का ए नहीं है बच्चा सर, थोड़ा सा। और 8 आ का गया। आंसर हाँ, सी, गौतम, पूजा वेरी राजपूत, गुड। पूजा राजपूत का है आंसर, वेरी ठीक गुड, है। यस, उद्देश्य डिजाइनिंग कार्य 1, ऑब्जेक्टिव डिजाइनिंग इम्प्लीमेंटेशन। वेरी गुड एवरी। हैंड ओवर टू यू सर। थैंक यू पूनम मैडम। तो पहले आप क्लैपिंग कीजिए, आपने बहुत अच्छी तरह से आंसर दिए हैं और इससे लगता है कि आपका जो ये कंटेंट है बिल्कुल क्लियर हो गया है। तो आज की जो हमारी क्लास थी बस यही थी। अब मैं जो हमारा होमवर्क का सेक्शन है वो आपके सामने है। तो पहले होमवर्क के लिए हमने इसमें प्रोजेक्ट डिजाइन किया है जो आपके क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर है, आप इसको देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर है। भारत में विकास की व्यवस्था की जिम्मेदारी स्वतंत्रता के बाद से ही भारत के योजना आयोग की थी। उसने अपना कार्य बखूबी निभाया भी, परंतु जनवरी 2015 में उसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। आपकी दृष्टि में ऐसा क्यों किया गया और कुछ ऐसे कारणों का पता लगाएं जो इस निर्णय को न्यायसंगत सिद्ध करते हैं। तो आपको देखना है कि ऐसे क्या चीजें थी हमारी प्लानिंग में कि जो हमें नीति आयोग का गठन क्यों किया, क्या फैक्टर उसके रहे हैं। तो ये आपको क्रिटिकली सोचकर अपने आसपास के क्षेत्रों के आधार पर सोचकर ये आपको इसका आंसर करना है और एक प्रोजेक्ट बनाना है कि ये कमियां हमारी रही हैं, ये कारण रहे हैं जिससे नीति आयोग का निर्माण किया गया। आगे ये आपका होमवर्क है जो आपको करना है कि ये क्वेश्चंस हैं जो आपके आज का जो हमारा ये जो भी कक्षा में चर्चा हुई है इसके आधार पर
तो इन क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं, इनकी स्लाइड्स आप का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नियोजन का स्पष्ट करते हुए भारत में नियोजन की यात्रा का वर्णन कीजिए, कैसे किस तरह खंडीय और प्रादेशिक नियोजन में क्या अंतर है, तो इस तरह से आप इनको देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम के जो छात्र हैं वो भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उनके लिए भी ये इंग्लिश वर्जन है इन्हीं क्वेश्चंस का। तो ये आपका होमवर्क है जो आपको करना है और इसको अपने अध्यापकों के साथ में शेयर करना है, उनसे इसको इसके ऊपर फीडबैक लेना है। और आज की हमारी जो क्लास थी बस वो यहीं तक थी, और अगली क्लास में हम जो इसका रेस्ट पार्ट है उसको लेकर आपके सामने अगले बुधवार को फिर हाजिर होंगे, और आपको उसको पहले से पढ़ के आना है, देख के आना है कि इसमें क्या क्या चीजें आगे हैं। और शिक्षार्थियों, इसमें इस पूरी कक्षा में अगर कोई भी ऐसा एरर है या कोई भी फैक्चुअल ऐसी चीज आपको नजर आती है तो प्लीज आप हमें जरूर कन्वे करें, क्योंकि मानवीय जो भूल की गुंजाइश हमेशा रहती है। और एक मैं उन सभी सोर्स, वीडियोज, फोटोज को थैंक्स कहना चाहता हूँ कि जिनका हमने इसमें यूज किया है, वो केवल और केवल हमने जो एजुकेशनल पर्पज है उसके लिए हमने यूज किए हैं। अच्छा, ये हमारी जो स्लाइड्स है, ये हमारी जो पिछला जो हमारा गूगल फॉर्म था उसके आधार पर जो टॉप 10 स्टूडेंट्स है जिन्होंने सबसे पहले और सबसे सही आंसर दिए हैं उसकी ये स्लाइड्स है। ये परी है जो रोहिणी सेक्टर 22 से है, उसी तरह से चंदा कुमारी है, और चंदा कुमारी के का नाम तो अक्सर हमने देखा है इस क्विज में। ऐसे अनामिका है, ये मुर्गा, जिसे ये काजल पाठक हैं, रोहित कुमार हैं, ऋतिक हैं, दीपक, नीरज कुमार, दिशा और ये राज अग्रवाल। तो ये कुछ जो टॉप 10 नाम है वो आपके सामने है, और इन बच्चों के लिए बहुत बहुत बधाई। आप अपने लिए इनके लिए जो रैपिंग बनती है। तो आज की हमारी क्लास का बस यही समापन होता है, और मैं उन सभी सोर्सों का थैंक्स कहता हूँ जिनको हमने यूज करके इसमें इस प्रोग्राम को तैयार किया है। वो बुक्स के राइटर्स सभी धन्यवाद के योग्य हैं। और आज की ही ये क्लास समाप्त होती है इन्हीं शब्दों के साथ। और जो भी हमारे साथ यूट्यूब में चैट बॉक्स पर हैं उनके सपोर्ट के लिए हम बहुत बहुत थैंक्स उनका कहते हैं। अपनी जो हमारी टेक्निकल टीम है उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिसकी वजह से प्रोग्राम आप तक पहुंच रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।